हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में हमें 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पढ़नी है, जिसमें से 2 फॉर्म्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस एंड सोल प्रोप्राइटरशिप। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप, द थर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो कंपैरेटिव टू HUF एंड कंपैरेटिव टू सोल ट्रेडरशिप ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें हम कुछ नई टर्म्स पढ़ेंगे, कुछ नई तरह की जानकारी लेंगे। जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं तो वो कैसे डिफर करता है सोल ट्रेडरशिप से या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस से। लेकिन अगर कोऑपरेटिव और कंपनी से इसको कंपेयर करें तो कंपैरेटिवली ये आसान है। तो ये बिल्कुल बीच की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको समझना ना तो बहुत ही डिफिकल्ट होगा ना ही बहुत आसान होगा। और ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि पार्टनरशिप में हमें टोटल 7 टॉपिक्स करने हैं। पार्टनरशिप के फीचर्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप एंड टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। और हर एक टॉपिक इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें से मोस्ट एक्सपेक्टेडली आपको पार्टनरशिप पे केस स्टडी भी पूछी जा सकती है या आपको लॉन्ग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हम पार्टनरशिप से रिलेटेड सीखेंगे, इसके फीचर्स में, एडवांटेजेस में, डीड में या किसी भी टॉपिक में जो भी टर्म्स या टर्मिनोलॉजीज हमारे सामने आएंगी, उनको आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि उन्हीं के ऊपर आपको या तो MCQs पूछे जा सकते हैं या केस स्टडीज पूछी जा सकती हैं। तो पार्टनरशिप से रिलेटेड सारे 7 टॉपिक शायद आज कवर अप नहीं हो पाए, तो हम इसको 2 पार्ट्स में कवर अप कर लेंगे, लेकिन कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम टॉपिक्स हम आज के लेक्चर में कवर अप कर लें। तो let's connect to commerce and let's start learning about the form of business organization, that is partnership. मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप तो मैं आपको इंट्रोडक्टरी क्लास में ऑलरेडी बता चुकी हूं कि एक ऐसा बिजनेस जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस शुरू करते हैं, उस बिजनेस को चलाते हैं, उस बिजनेस से रिलेटेड सारे डिसीजंस लेते हैं और उस बिजनेस के प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को शेयर करते हैं। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में तो 3 एंसेस्ट्रल जनरेशंस मिलकर बिजनेस चलाती हैं। सोल ट्रेडरशिप में एक सिंगल पर्सन बिजनेस चलाता है और पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं और चलाते हैं। तो सबसे पहले देखिए डेफिनेशन पार्टनरशिप की। इसी डेफिनेशन में मैंने ऑलरेडी कीवर्ड्स अंडरलाइन कर दिए हैं। यही कीवर्ड्स जो है वो पार्टनरशिप के फीचर्स अंडरस्टैंड करने में हमारी हेल्प करेंगे। पार्टनरशिप इज द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर 2 or more persons, तो यहाँ पर मेंबरशिप को मैंने अंडरलाइन कर दिया है कि एक ऐसी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जहां 2 या 2 से ज्यादा लोग एग्री टू कैरी ऑन अ लीगल बिजनेस और अ लॉफुल बिजनेस। एग्री, तो एग्रीमेंट इसका एक अनादर फीचर है, लॉफुल बिजनेस इसका अनादर फीचर है, एंड टू शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस। शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस कैरिड ऑन बाय ऑल, जो बिजनेस सब मिलकर चलाते हैं, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या उस बिजनेस को कोई एक या एक से ज्यादा पार्टनर सबके बिहाफ पर भी चला सकते हैं। तो इस डेफिनेशन में जो जो मैंने कीवर्ड्स अंडरलाइन कर रखे हैं वही कीवर्ड्स जो हैं वो पार्टनरशिप के फीचर्स हो जाते हैं कि पार्टनरशिप फॉर्म कैसे होती है, उसमें मेंबरशिप कैसे होती है, मैनेज एंड कंट्रोल कौन करता है। एक बहुत ही यूनिक फीचर है पार्टनरशिप का, जिसके ऊपर अलग से क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। म्यूचुअल एजेंसी, अभी एक्सप्लेन करती हूँ इसे। लायबिलिटी कैसी होती है, पार्टनरशिप फॉर्म का स्टेटस क्या होता है, कंटिन्यूटी बिजनेस की कैसे होती है, और उन्हीं फीचर्स में से हम एडवांटेजेस और लिमिटेशंस भी अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि फॉर्मेशन जो है वो पार्टनरशिप की, उसके बारे में हमें क्या पता लगता है कि पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड बाय अ लीगल एग्रीमेंट। क्योंकि सबसे पहले डेफिनेशन में मैंने लिखा कि 2 या 2 से ज्यादा लोग जो हैं वो एग्री करते हैं टू कैरी ऑन द बिजनेस। तो जब वो एग्री करते हैं तो उनके एग्रीमेंट से ही वो पार्टनरशिप बनती है, और वो जो लीगल एग्रीमेंट होता है बिटवीन द एग्रीइंग पार्टीज, उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट। वो एग्रीमेंट जो है वो ओरल भी हो सकता है
और वो एग्रीमेंट जो है वो राइटिंग में भी हो सकता है। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि राइटिंग में ही होना चाहिए, ओरल एग्रीमेंट भी वैलिड एग्रीमेंट माना जाता है, लेकिन अगर एग्रीमेंट राइटिंग में हो तो डेफिनेटली उसके कुछ फायदे होते हैं कि पार्टनर्स के बीच में सब कुछ जो तय किया गया है वो राइटिंग में सबके सिग्नेचर के साथ होता है, तो डिस्प्यूट्स अराइज होने के चांसेस नहीं होते हैं। और अगर डिस्प्यूट्स अराइज भी हो जाएं तो इस एग्रीमेंट की बेसिस पे वो डिस्प्यूट्स आसानी से सेटल हो जाते हैं। और इसका एक्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से पार्टनरशिप गवर्न होती है। और जो मैंने अभी आपको राइटिंग में एग्रीमेंट की बात बताई, उस राइटिंग के एग्रीमेंट को हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। तो ये जो रिटर्न एग्रीमेंट है इसको पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। कि पार्टनरशिप डीड के क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, एक्चुअली जो कुछ भी तय होता है पार्टनर्स के बीच में कि कितना कैपिटल हर पार्टनर शेयर करेगा, क्या उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी, उनकी लायबिलिटी कितनी होगी, क्या उनको सिर्फ प्रॉफिट शेयर मिलेगा या अलग से कोई सैलरी भी मिलेगी, तो जो भी फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो पार्टनर्स मिलकर एक एग्रीमेंट में लिख लेते हैं और जो राइटिंग में एग्रीमेंट होता है वो बन जाता है पार्टनरशिप डीड। तो जो फॉर्मेशन का फीचर है उसमें हमें क्या कीवर्ड्स ध्यान रखने हैं कि फॉर्मेशन जो है वो एक एग्रीमेंट के थ्रू होती है। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और राइटिंग में भी हो सकता है। जो राइटिंग में एग्रीमेंट होता है उसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं, जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो कि पार्टनर्स के बीच में तय होती हैं वो उस एग्रीमेंट में लिखी जाती हैं। अब इसी फॉर्मेशन से रिलेटेड साथ साथ बेनिफिट्स भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि फॉर्मेशन जो है वो सिर्फ एक एग्रीमेंट से होती है, तो यहाँ पर इसी को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर। जिस तरह से हमने देखा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में या सोल ट्रेडरशिप में या पार्टनरशिप में, एक तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है और जो प्रोसीजर है फॉर्मेशन का वो बहुत ही सिंपल है। जैसे अभी हम आगे रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म में पढ़ेंगे भी, बहुत ही छोटा सा प्रोसीजर होता है। तो फॉर्मेशन जो है वो सिर्फ एग्रीमेंट पे बेस्ड होती है और वो एग्रीमेंट भी क्योंकि राइटिंग में कंपलसरी नहीं है, ओरल एग्रीमेंट पे ही पार्टनरशिप बन जाती है। तो हम देख सकते हैं कि कितनी आसानी से जो है वो पार्टनरशिप फॉर्म हो जाती है। और बिल्कुल इसी तरह से म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स पे अगर वो चाहें उनका बिजनेस प्रॉफिटेबल ना हो और वो उसे बंद करना चाहें तो वो आसानी से क्लोज भी कर सकते हैं। तो फॉर्मेशन जो है वो बहुत ही ईजी है और क्लोजर भी बहुत ही ईजी है। सेकेंड फीचर देखिए मेंबरशिप के बारे में, जो डेफिनेशन में ही हमने देखा कि कम से कम 2 लोग चाहिए होते हैं पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, और वो दोनों लोग जो हैं वो मेजर होने चाहिए, मतलब 18 साल से बड़ी उम्र के होने चाहिए अगर उन्हें बिजनेस स्टार्ट करना है। एक मेजर और एक माइनर मिलकर बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। हाँ, जब बिजनेस स्टार्ट हो जाए तो बाद में विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स हम 18 इयर्स के बिलो के मेंबर को मेंबरशिप दे सकते हैं पार्टनरशिप में। माइनर को एज अ पार्टनर एडमिट किया जा सकता है, लेकिन माइनर जो है वो पार्टनरशिप बना नहीं सकता है। तो ये पॉइंट आप अलग से अपने पास कहीं पे नोट कर लीजिए। और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं वो 50 हैं अकॉर्डिंग टू रूल 10 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, और वो 100 हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट। एट प्रेजेंट जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं वो 50 हैं, और कंपनीज एक्ट में एक जगह मेंशन है कि वो 100 भी हो सकते हैं अगर गवर्नमेंट परमिट करे तो मिनिमम मेंबर्स आप याद रखेंगे 2 और मैक्सिमम आप याद रखेंगे 50, और सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट के हिसाब से 100 मेंबर्स भी पार्टनरशिप में अलाउड है। अब इसी मेंबरशिप से रिलेटेड बच्चों हम बेनिफिट्स भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि 50 से 100 पार्टनर्स अलाउड है और हर पार्टनर जो है वो पार्टनरशिप बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा। सोल ट्रेडरशिप में तो सारा कैपिटल सिर्फ एक सिंगल पर्सन ही कंट्रीब्यूट करता है, तो यहाँ पे रिसोर्सेज की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है। सो मोर फंड्स एंड रिसोर्सेज are available in case of a partnership business because more partners contribute to the capital in the business as compared to the sole tradership। लेकिन हमने limitations में लिखा है limited resources and it is not suitable for the large size business। तो लिमिटेड हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मेंबरशिप रेस्ट्रिक्टेड है और ज्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, ज्यादा कैपिटल चाहिए हो
तो अगेन पार्टनरशिप भी सूटेबल नहीं होती है, तो उसमें कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ज्यादा सूटेबल होती है। तो अगर कंपनी फॉर्म से कंपेयर करें तो रिसोर्सेज लिमिटेड है, लेकिन अगर सोल ट्रेडरशिप से कंपेयर करें तो रिसोर्सेज ज्यादा है। तो मेंबरशिप फीचर्स से हम इन एडवांटेजेस और लिमिटेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेंबरशिप ज्यादा लोगों की है तो वो ज्यादा फंड्स इन्वेस्ट करेंगे, इसलिए ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं एज कंपेयर टू सोल ट्रेडरशिप। और क्योंकि मेंबरशिप रेस्ट्रिक्टेड है, जो अभी आगे हम देखेंगे कि कंपनी फॉर्म में मेंबरशिप या कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबरशिप रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, उन फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के कंपैरिजन में यहाँ पे रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। Come to the third feature, that is regarding management and control. बिजनेस को मैनेज एंड कंट्रोल कौन करता है? By the joint efforts of all the partners and the consent of all the partners required. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक डिसीजन लेना होता है इंपॉर्टेंट। मान लीजिए 5 पार्टनर्स हैं और उसमें से 4 एग्री हो गए और एक डिसएग्री है, तो पार्टनरशिप में कभी भी मेजॉरिटी बेसिस पे डिसीजंस नहीं लिए जाते। अगर एक भी डिसएग्री है तो भी डिसीजन नहीं लिया जाएगा। तो डिसीजन मेकिंग में कंसेंट ऑफ एवरी पार्टनर रिक्वायर्ड है, और दूसरा कि जो भी मैनेज और कंट्रोल करते हैं सारे पार्टनर्स मिलकर बिजनेस को मैनेज एंड कंट्रोल करते हैं। तो अगेन अब हमारे सामने एक बेनिफिट आ रहा है कि मैनेजमेंट एंड कंट्रोल क्योंकि सब मिलकर करते हैं। हमने सोल ट्रेडरशिप में देखा था कि सारा कंट्रोल, सारी मैनेजमेंट जो है वो एक ही पर्सन को करनी पड़ती है और वो ओवरबर्डन होता है, उसको मदद के लिए कोई नहीं होता है जो उसकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सके। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मैनेजमेंट एंड कंट्रोल से क्या बेनिफिट हमारे सामने आ रहा है। बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग, क्योंकि जब डिसीजन सबकी सलाह से लिए जाते हैं तो वो डिसीजन मेकिंग ज्यादा अच्छी होती है, और जो पार्टनर्स हैं उनका बर्डन ऑफ वर्क भी एक दूसरे के साथ शेयर हो जाता है। लेकिन इसी से रिलेटेड एक ड्रॉबैक भी है, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स। क्योंकि इतने सारे पार्टनर्स हैं, अगर 4 हैं, 5 हैं या 2 से ज्यादा हैं, तो हमेशा सब एक दूसरे से सहमत नहीं होते हैं और उन्हें एक दूसरे को कन्विंस करना पड़ता है। हर किसी को लगता है कि मेरा डिसीजन जो है वो दूसरे से बेहतर है। तो उस केस में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाते हैं और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स पार्टनर्स के बीच में क्रिएट होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए मैंने अभी आपको बताया था कि राइटिंग में पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप एग्रीमेंट होना जरूरी है, ताकि कम से कम कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स कैपिटल या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड वो तो कम से कम आपस में जो है वो सॉल्व हो जाए बाय रेफरिंग टू दैट पार्टनरशिप डीड। लेकिन उसके बावजूद भी ह्यूमन नेचर ही ऐसा होता है कि सबका व्यू पॉइंट, सबका परसेप्शन एक जैसा नहीं होता है। तो जहां 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करेंगे वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो अराइज होंगी, काफी नेचुरल होता है। सो दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब बात करते हैं बहुत ही यूनिक फीचर पार्टनरशिप की, दैट इज म्यूचुअल एजेंसी। हमने यहाँ पर डेफिनेशन में ही एक लाइन देखी कि कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये जो एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल है, यही फीचर है म्यूचुअल एजेंसी का। वो क्या बताता है कि हर पार्टनर जो है वो बिजनेस का ओनर भी होता है, तो वो एज अ प्रिंसिपल भी एक्ट करता है एज वेल एज द एजेंट। तो म्यूचुअल एजेंसी का मतलब है कि हर पार्टनर जो है वो दूसरे पार्टनर्स का एजेंट के फॉर्म में भी एक्ट करता है, और जब वो एजेंट के फॉर्म में एक्ट करता है, ही रिप्रेजेंट्स अदर्स एंड ही बाइंड्स देम बाय हिज एक्ट्स एंड ही इज बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ द अदर पार्टनर्स। तो अगर वो अपने एक्ट से दूसरे पार्टनर्स को बाइंड करता है तो वो उनके एजेंट की तरह काम कर रहा है, और जब वो बाउंड हो जाता है बाय द एक्ट्स ऑफ द अदर पार्टनर तो वो ओनर या प्रिंसिपल की तरह काम करता है। तो म्यूचुअल एजेंसी फीचर की यूनिकनेस क्या है? ये फीचर ये बताता है कि हर एक पार्टनर जो है वो ओनर तो है ही है बिजनेस का, लेकिन वो दूसरे पार्टनर्स या पार्टनरशिप फर्म का एजेंट भी है। और वो इसलिए एजेंट है क्योंकि मिलकर सारे पार्टनर्स जो है वो बिजनेस चलाते हैं,
तो जब कोई एक पार्टनर डिसीजन लेता है, चाहे वो सही डिसीजन हो चाहे वो गलत डिसीजन हो, तो उस डिसीजन की वजह से अगर कोई नुकसान हो जाता है फर्म को, तो वो नुकसान की भरपाई सारे पार्टनर्स को मिलकर करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी एक पार्टनर डिसीजन ले रहा है तो वो दूसरे पार्टनर्स के बिहाफ पर ले रहा है ऑटोमेटिकली। दिस इज द फीचर ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। तो अब इस म्यूचुअल एजेंसी फीचर से भी एक बेनिफिट है और एक ड्रॉबैक है। बेनिफिट क्या है कि बहुत ही कॉन्शियसली डिसीजंस लेते हैं, जो अभी मैंने आपसे बताया कि बैलेंस डिसीजन मेकिंग होती है, क्योंकि कोई भी पार्टनर कोई गलत डिसीजन लेना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसकी एक गलती से पूरी फर्म को नुकसान हो सकता है और किसी और की गलती से उसे भी नुकसान भुगतना पड़ सकता है। तो हर एक पार्टनर जो है बहुत ही सोच समझ के जो है वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करता है। और नुकसान क्या है कि अगर किसी पार्टनर की गलती की वजह से कोई ऐसा डिसीजन ले लिया जाए जिससे फर्म का नुकसान हो, तो दूसरे पार्टनर्स को भी उस नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। तो ये जो म्यूचुअल एजेंसी फीचर है, ये बहुत ही यूनिक फीचर है पार्टनरशिप का। इसका बेनिफिट भी और इसका ड्रॉबैक भी है। उसके बाद देखिए लायबिलिटी की जहां बात आए, लायबिलिटी हमने हर फॉर्म में डिस्कस की है, सोल ट्रेडरशिप में भी, HUF में भी। तो लायबिलिटी जो है सारे पार्टनर्स की अनलिमिटेड होती है, और अनलिमिटेड लायबिलिटी की डेफिनेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, दैट एवरी पार्टनर इज लायबल not only to the extent of his contribution and involvement in the business, but even the personal property of the partners can be taken to pay the debts of the business. अगर बिजनेस के असेट्स कम पड़ जाते हैं तो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को भी यूज किया जा सकता है टू पे टू द आउटसाइडर्स, दैट इज कॉल्ड द अनलिमिटेड लायबिलिटी। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लायबिलिटी से रिलेटेड यहां पर आप याद रखेंगे, दैट एवरी पार्टनर इज जॉइंटली एंड सेवरली लायबल। जैसे हमने देखा कि जॉइंट एफर्ट से बिजनेस चलता है, तो यहाँ लायबिलिटी भी जो है, पूरी लायबिलिटी जो है पार्टनर्स जॉइंटली भी बेयर करेंगे, और अगर जॉइंटली कम पड़ जाती है तो इंडिविजुअली भी उन्हें बेयर करनी पड़ेगी। तो लायबिलिटी अनलिमिटेड है, ये भी कीवर्ड आप ध्यान रखेंगे, और सारे पार्टनर्स जो हैं जॉइंटली एंड सेपरेटली भी लायबल है, ये भी आपको याद रखना होगा। तो डेफिनेटली अनलिमिटेड लायबिलिटी प्योरली ड्रॉबैक है, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी मैंने लिख दिया डिसएडवांटेजेस में, क्योंकि पार्टनर्स को पर्सनल प्रॉपर्टी से भी आउटसाइडर्स की लायबिलिटी पे करनी पड़ती है, तो ये पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ड्रॉबैक है। बट क्योंकि अभी हमने देखा दैट पार्टनर्स बियर द अनलिमिटेड लायबिलिटी जॉइंटली, जो भी रिस्क है वो उसको जॉइंटली बेयर कर रहे हैं, तो उसको हमने बेनिफिट में ले लिया शेयरिंग ऑफ द रिस्क्स। वहां पर हमने डेफिनेशन में भी देखा था, 2 or more people who carry on the business and share the profits and losses of the business। तो प्रॉफिट शेयर करेंगे, उसको हमने ले लिया शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट्स को ड्रॉबैक में, और रिस्क वो मिलकर शेयर करेंगे तो उसको हमने ले लिया बेनिफिट्स में। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फीचर, दैट इज द स्टेटस। स्टेटस मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, HUF, सोल ट्रेडरशिप एंड पार्टनरशिप, ये तीनों जो हैं नॉट सेपरेट लीगल एंटिटीज हैं, तीनों में रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी नहीं है, नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है पार्टनरशिप भी। कम टू द नेक्स्ट फीचर, दैट इज द कंटिन्यूटी। तो हमने जैसे सोल ट्रेडरशिप में देखा था कि जब एक पर्टिकुलर पर्सन की डेथ हो जाती है, या वो बैंकरप्ट हो जाता है, या उसकी इलनेस होती है, तो उसकी वजह से पूरा का पूरा बिजनेस जो है वो अफेक्ट होता है। यहाँ पर भी अफेक्ट होता है, पर उतना अफेक्ट नहीं होता जितना सोल ट्रेडरशिप में होता है। यहाँ क्या होता है कि किसी एक पार्टनर की डेथ हो गई, या इंसॉल्वेंसी हो गई, या इलनेस हो गई, तो उसके बाद जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, दे मे कंटिन्यू द बिजनेस एंड दे मे डिसकंटिन्यू द बिजनेस। तो अगर किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर को कुछ हो जाता है तो नए पार्टनर्स को नया एग्रीमेंट बनाना पड़ता है, वो नए एग्रीमेंट के साथ बिजनेस को कंटिन्यू भी कर सकते हैं, और चाहे तो वो बिजनेस को बंद भी कर सकते हैं। तो पार्टनर्स की लिमिट है, तो बहुत ज्यादा बड़ा बिजनेस ये नहीं होता है। सोल ट्रेडरशिप के कंपैरिजन में बड़ा बिजनेस होता है, लेकिन यहाँ पर भी हम ये देखते हैं कि कंटिन्यूटी जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है। किसी पार्टनर की डेथ से, इंसॉल्वेंसी से, उसकी बैंकरप्सी से, उसकी इलनेस से यहाँ पर भी बिजनेस अफेक्ट हो जाता है। तो इसको भी हमने ड्रॉबैक्स में लिया है, दैट इज द लैक ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ द बिजनेस।
और पार्टनरशिप बिजनेस क्योंकि नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इनको अपनी अकाउंट्स डिटेल्स जो हैं वो आउटसाइडर्स के साथ शेयर नहीं करनी पड़ती हैं, कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पब्लिश नहीं करनी पड़ती हैं। तो इस तरह के बिजनेस में सीक्रेसी जो है वो आसानी से मेंटेन रहती है, क्योंकि आउटसाइडर्स जो हैं उनको कुछ भी डिस्क्लोज नहीं करना पड़ता। तो आप अपने पास बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि जो फीचर्स हमने पार्टनरशिप के डिस्कस करे, चाहे वो फॉर्मेशन से रिलेटेड है, मेंबरशिप से रिलेटेड है, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल से रिलेटेड है, म्यूचुअल एजेंसी फीचर है, या लायबिलिटी, स्टेटस और कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड फीचर्स हैं, उन्हीं सारे फीचर्स में से कुछ एडवांटेजेस है पार्टनरशिप की और कुछ ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस हैं पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के। और ये जो सारे फीचर्स हैं एक्चुअली जो अभी हमने पढ़े हैं, ये जनरल पार्टनरशिप के फीचर्स हैं। पार्टनरशिप भी एक्चुअली 4 तरह की होती है, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड और ड्यूरेशन। जो लायबिलिटी की बेसिस पे पार्टनरशिप होती है वो 2 तरह की होती है, जनरल पार्टनरशिप एंड लिमिटेड पार्टनरशिप। तो ये जो फीचर्स हैं वो जनरल पार्टनरशिप के हैं, जिसमें लायबिलिटी सारे पार्टनर्स की जो है वो अनलिमिटेड है और जिसमें रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी नहीं है। लेकिन एक और फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप होती है जिसको हम कहते हैं लिमिटेड पार्टनरशिप। तो ये जो लिमिटेड पार्टनरशिप है ये पहले अलाउड नहीं थी, लेकिन इंडिया में ये 1991 के बाद अलाउ कर दी गई। और इस लिमिटेड पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होती, कोई एक पार्टनर ऐसा होता है जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, और लेकिन उस तरह की पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी होती है, तो उसे हम कहते हैं लिमिटेड पार्टनरशिप। उसके अलावा ड्यूरेशन की बेसिस पे अगर कोई पार्टनरशिप का ड्यूरेशन तय नहीं किया जाता कि कितने भी टाइम के लिए, जब तक पार्टनर चाहें उनकी मर्जी से वो पार्टनरशिप चलती रहेगी और उनकी मर्जी से ही वो बंद होगी, तो ऐसी पार्टनरशिप कहलाती है पार्टनरशिप एट विल। और अगर किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन और पर्टिकुलर वेंचर या इवेंट या प्रोजेक्ट के लिए पार्टनरशिप बनाई जाती है वो कहलाती है स्पेसिफिक पार्टनरशिप। मान लीजिए पार्टनर्स जो है वो 5 साल तक मिलकर बिजनेस चलाएंगे, तो वो 5 साल की पार्टनरशिप कहलाएगी, स्पेसिफिक पीरियड के लिए वो पार्टनरशिप है और 5 साल बाद वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। या मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन बिजनेस स्टार्ट करा 2 या 3 पार्टनर्स ने मिलकर, तो अब वो बिजनेस जब भी पूरा होगा वो 2 साल में पूरा हो जाएगा, तो 2 साल तक पार्टनरशिप चलेगी, 5 साल में पूरा होगा तो 5 साल तक पार्टनरशिप चलेगी। तो ये कहलाती है स्पेसिफिक पार्टनरशिप। जो पार्टनर किसी ड्यूरेशन और प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं होती, वो लगातार चलती रहती है, पार्टनर्स अपनी मर्जी से स्टार्ट करते हैं और अपनी मर्जी से उसे क्लोज कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप एट विल। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप: on the basis of duration, partnership at will and specific partnership; on the basis of liability, general partnership and limited partnership। इस पर भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कोई भी पर्टिकुलर पार्टनरशिप से रिलेटेड आपको कीवर्ड्स या फीचर्स दिए होंगे, आपसे टाइप ऑफ पार्टनरशिप पूछी जाएगी, या आपको टाइप ऑफ पार्टनरशिप दी होगी, उससे रिलेटेड आपको कीवर्ड्स या फीचर्स पूछे जाएंगे। तो बच्चों, पार्टनरशिप की डेफिनेशन, उसके फीचर्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब स्क्रीन पर आपके सामने पार्टनरशिप डीड के कंटेंट शेयर कर रही हूं, इसको भी आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि इसमें एक्सप्लेन करने का कुछ भी नहीं है। आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं कि पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। जो भी पार्टनर्स के बीच में तय होता है, जब वो एक एग्रीमेंट में लिख दिया जाता है तो वो बन जाती है पार्टनरशिप डीड। तो स्क्रीन पर देखिए, यहां पर मैंने आपके सामने शेयर कर दिया है पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड की डेफिनेशन, पार्टनरशिप डीड के क्या बेनिफिट्स हैं, व्हाई इट इज बेनिफिशियल टू हैव अ पार्टनरशिप डीड, और पार्टनरशिप डीड के जो सारे कंटेंट्स दे रखे हैं इसमें से आप 10 कंटेंट्स याद कर लेंगे, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप डीड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, तो आप इतना याद कर लेंगे तो आपके लिए काफी होगा। तो बच्चों, पार्टनरशिप से रिलेटेड सिर्फ रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, ये 2 टॉपिक बचे हैं। इन दोनों टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर अप कर लेंगे, और साथ साथ मैं आपको हिंट भी दे दूंगी कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं, केस स्टडीज, एमसीक्यू या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पार्टनरशिप टॉपिक से पूछे जा सकते हैं, उन्हें भी हम डिस्कस कर लेंगे। So see you next time with the discussion of the remaining topics related to partnership.
Till then, goodbye, stay healthy and connected.